है कि ओमिक्रॉन का ये जो नया वेरिएंट है, इसके दौरान हार्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या पहली और दूसरी लहर के दरमियान जिस तरह का खतरा था वही खतरा अभी भी है या कम हुआ है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है, जब कोविड आया 2019 के एंड में और भारत में आया जनवरी के 30 तारीख को, पहला केस केरला में आया था, तब तक हम लोग सोच नहीं रहे थे कि इतना वायरस इतना खतरनाक होगा। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति उस समय अमेरिका के थे, उनकी विजिट भी हुई फरवरी 24, 20, 23, 24, 25 तक, और लॉकडाउन चालू हो गया हमारे यहाँ 24 मार्च को, ये देखते हुए कि बहुत ज्यादा ये वायरस इटली में और खास करके और यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में क्षति पहुंचा रहा था इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेटर एंड डेथ्स। कोई भी वायरल डिजीज होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लंग्स को, क्योंकि लंग्स में निमोनिया हो जाता है। अगर एक बार निमोनिया हो गया तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और पेशेंट को कई बार बाईपैप, इनिशियली नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, बाद में इन्वेजिव वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट ठीक हो रहे थे और कुछ ज्यादातर पेशेंट्स ठीक हो रहे थे, लेकिन सिग्निफिकेंट पीपल वर हैविंग अ सीरियस प्रॉब्लम। साथ साथ उसमें जब वेव 1 आई थी, उसमें ये देखा गया 2020 में कि कुछ पेशेंट्स को सडन डेथ हो रही थी और हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए थे। तो जब ये ऑटोप्सी करी गई तो उसमें देखा गया कि दिस वायरस इज कॉजिंग इंक्रीज थ्रोम्बोजेनिसिटी, यानी कि ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता था। उसमें शुरुआती दौर था इसका कोरोना का, तो उस समय हम लोग सारी जांचें नहीं करते थे। बाद में हम लोग ने डी डायमर टेस्ट करके चेक करना शुरू किया कि डी डायमर अगर बढ़ा हुआ है इसका मतलब खून गाढ़ा है, मतलब एक आम भाषा में। और इसमें कहीं भी कोलेस्ट्रॉल अगर जमा है, जैसे हार्ट की धमनी में अगर कोलेस्ट्रॉल 30% जमा है तो उसके अंदर खून का थक्का जम जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा। और साथ साथ पैरों की नसों में कई पेशेंट्स की डेथ जो हुई थी वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हुई थी, और साथ में उसके बाद लंग के अंदर वो खून का थक्का चला जाता था और पेशेंट की सडन डेथ हो जाती थी। और ये कई ऐसे रोगी देखे गए और पकड़े गए। तो उसके बाद से चलन आ गया डी डायमर टेस्ट करने का, और डी डायमर टेस्ट हर पेशेंट को जिसको कोविड हो रहा था उसका टेस्ट करते थे। अगर जिसका डी डायमर बढ़ा हुआ है उसको हम लोग खून पतला करने की दवाई इंजेक्शन के रूप में या टैबलेट्स के रूप में देना शुरू कर दिया गया, जिससे कि हार्ट अटैक और डीप वेन थ्रोम्बोसिस दोनों से रोकथाम हुई और कुछ डेथ कम हुई। ये चीज देखी गई थी वेव 1 में। लेकिन वेव 1 जब खत्म होने लगी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2020 में, और उसके बाद हमारे दिवाली और होली मनी और नया साल आया 2021 का, लेकिन सडनली डेल्टा वायरस ने वेव 2 में बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई। उसमें हार्ट अटैक के साथ साथ ये देखा गया सीवियर निमोनिया हो रहा था, और सीटी स्कैन जब करते थे उसमें जिसमें सीटी स्कोर दिखता था और सीटी स्कोर बहुत ज्यादा खराब हो जाता था, तो ऐसे केस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हाई परसेंटेज में हुई। और आपको सबको पता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई और पेशेंट्स को बिना ऑक्सीजन के कई लोगों की मृत्यु हुई। उस समय 4,000 से 5,000 डेथ्स पर डे का आंकड़ा आ रहा था और 4 लाख से 5 लाख केसेस पर डे आ रहे थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो डेल्टा का बाद आया, ये अभी साउथ अफ्रीका में इसका जन्म हुआ, सबको पता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न 26 नवंबर 2020 को ये WHO ने, सॉरी 2021 को, 26 नवंबर 2021 को WHO ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा। और इसमें ये वायरस में 32 जगह म्यूटेशन है। कहां पर? स्पाइक प्रोटीन पे। तो स्पाइक प्रोटीन पे जब 32 जगह म्यूटेशन हुआ तो उससे ये देखा गया कि ये वायरस 5 टाइम्स मोर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर डेल्टा वायरस 100 में से 20 लोगों को इन्फेक्शन करता है तो ये 5 टाइम्स एटलीस्ट 100 में से 80 लोगों को इन्फेक्शन करेगा। तो ये इसको देखते हुए वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम बना गया। इनिशियली साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा ये वायरस निमोनिया बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन हार्ट अटैक की संभावना करीब करीब बराबर थी। लेकिन हम चूंकि वेव 1 से सीख चुके थे कि हर पेशेंट को, कोविड वालों को, इकोस्प्रिन देना शुरू कर दिया जाए, एस्पिरिन, जो कोई खून पतला करने की एंटीप्लेटलेट मेडिसिन है, तो इसलिए हम लोग एक सीखे और इसलिए हम लोग हार्ट अटैक के केसेस को काफी बचाया। अभी जो ओमिक्रॉन हो रहा है, जो 32 जगह म्यूटेशन है, वो अभी जैसा कि आप देखा कि 14 से 15 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं अमेरिका में, 2 से 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं फ्रांस और जर्मनी और इंग्लैंड में, भारत में भी 2.5 लाख के ऊपर केसेस हो गए हैं। और अभी 2-3 दिन के दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो 32% या 30% थी वो 26% है। कुछ राहत 3 दिन में है, या टेस्टिंग कम हुई है या अपने आप कम हो रहा है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है
ओमिक्रॉन में कि ओमिक्रॉन में निमोनिया ज्यादा नहीं हो रहा। जहां तक कि हार्ट अटैक की बात है, चूंकि हम लोग सीख चुके थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव, तो वी आर गिविंग ऑल द पेशेंट्स एस्पिरिन, जो कि खून के पतला रखता है, थोड़ा सा एंटीप्लेटलेट मेडिसिन है, और ऐसे केसेस में हार्ट अटैक होने की संभावना नॉर्मलाइज हो जाती है। डी डायमर जो टेस्ट होता है, ब्लड की जांच होती है, उस टेस्ट से पता लगता है जो नॉर्मल केस होता है उससे अगर 2 गुना ज्यादा है तो हम लोग को इंजेक्शन लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन जो कहते हैं खून पतला करने की दवा देते हैं, और साथ साथ कुछ लोगों को 3 महीने तक ओरल एंटीकोगुलेशन जो नई आई है उसको हम लोग देते हैं, जैसे डेबिगेट्रान है या रिवोरक्सोबिन है। ये कुछ ओरल मेडिसिन है खून पतला करने की, जिसमें हमको आईएनआर की टेस्ट नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से हमने हार्ट अटैक के रोगियों को कुछ रोका है, बिकॉज वी हैव लर्न। बट वेव 1 में खास करके कई हार्ट अटैक के केसेस ऐसे हुए और डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुए जिसकी वजह से पेशेंट्स को, कई पेशेंट की डेथ ओमिक्रॉन से, वायरस कोविड से नहीं हुई बल्कि दिल के दौरे से हुई। तो दिल का दौरा एक खतरनाक बीमारी होती है। हार्ट के अंदर 3 धमनियां होती हैं जिसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, लेफ्ट में 2 होती है। अभी मैंने आज एक एंजियोप्लास्टी करी जिसको एंजाइना हो रहा था, उसके 80% ब्लॉक था, उसमें एक स्टेंट लगा दिया। तो ऐसे केसेस में अब दिक्कत ये आ रही थी, जिसमें वायरस कोविड चल रहा था, उस समय कैथ लैब में हम लोग को पीपीई किट पहन के पूरी तरह से अपने को कवर करके, फेस शील्ड लगा के, डबल मास्क करके करना पड़ता था, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी वायरस डिजीज है, कोविड पॉजिटिव है, उसमें एंजियोप्लास्टी करें तो कैथ लैब का स्टाफ, नर्सेज, सबको रिस्क होता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है। अभी भी हम लोग कोविड केसेस में एंजियोप्लास्टी जब करते हैं तो उसमें ये पीपी किट पहनना पड़ता है। तो ये डॉक्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, इसीलिए हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अभी भी हम कहते हैं कि दे हैव डन अ बिग कंट्रीब्यूशन इन सेविंग द लाइव्स ऑफ कोविड पेशेंट्स। अभी भी हमारे अस्पताल में करीब 40 पेशेंट अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है आज की तारीख में, जिसमें करीब 4 वेंटिलेटर पे भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स वही हैं जो बहुत सीरियसली वैसे भी सिक थे, किसी वजह से उनको या तो पहले बाईपास हो चुका है, या कैंसर हो चुका है, या ट्यूमर है, या उनकी बॉडी की इम्यूनिटी पुअर है, या उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है। तो मैं अभी भी कहूंगा कि हर पेशेंट को डबल वैक्सीनेशन, और हो सके अगर 60 प्लस में है कोमॉर्बिडिटी तो बूस्टर डोज लगवा लें। कम से कम एक रिस्क कम हो जाएगा कि आपको सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी, अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सीवियर डिजीजेस। ये सोच के ना चले कि अरे ओमिक्रॉन तो सबको वैक्सीन जिसको हो गया उसके बाद भी हो रहा है, लेकिन बात तो सही है, हो रहा है, लेकिन केवल हल्का सर्दी जुकाम बुखार में ही 3 दिन में ठीक हो रहा है। 2 नई दवाई जो आई हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और मोलुनुपिराविर, बड़ा स्पेलिंग डिफिकल्ट है, मोलुनुपिराविर एक ऐसी एंटीवायरल मेडिसिन है, मोलुनु MOLNUPIRAVIR, जो कि हर पेशेंट को, जिसको बुखार, भी मैंने रास्ते में कार में आ रहा था तो मैंने एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, शी 60 प्लस, और उनको डायबिटीज और एंजियोप्लास्टी में कर चुका हूं, उनको अभी कोविड हुआ है, वैक्सीन 2 लग चुकी हैं, पहले भी कोविड हो चुका है 2020 में, लेकिन अगर उनको हुआ है, बुखार चल रहा है, तो उनको मोलनुपिराविर नाम की दवा 400 मिलीग्राम सुबह शाम अगर हम दे सकते हैं तो दें। और इसके थोड़ा प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट थोड़ा सा है कि यंग लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि यंग लोगों में जिनके बच्चे जिनके पैदा होने हैं उनमें कुछ टेराटोजेनिसिटी है। तो लेकिन जिनके बच्चे फैमिली कंप्लीट हो चुकी है उनको ये दवा जरूर दें। मैं सारे फिजिशियन से कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उनको ये दवा जरूर दें, मोलनुपिराविर। तो ये जरूर दवा दें, 400 मिलीग्राम, केवल 5 दिन का डोज है सुबह शाम। इससे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, निमोनिया होने के चांसेस काफी कम है। और हर पेशेंट को, कोविड वालों को, अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, सबको एस्पिरिन नाम की दवा देनी चाहिए। अभी कुछ फिजिशियंस इसको थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं एस्पिरिन की, केवल आप एक एंटीबायोटिक दे दीजिए, एक खांसी का सिरप दे दीजिए, एक एंटी एलर्जिक दे दीजिए और एक पैरासिटामोल दे दीजिए। मैं उससे आगे बढ़ के कहूंगा, वंस बिटन ट्वाइस शाई या ट्वाइस बिटन थ्राइस शाई। हम लोग बहुत कोविड से परेशान हो चुके हैं, वायरस वही है, उसका म्यूटेशन हो चुका है। हम चाहेंगे कि हर पेशेंट को, अगर पेशेंट को कोविड हुआ है, ओमिक्रॉन ही है, 90% लोगों को ओमिक्रॉन ही हो रहा है इस समय, उनको एस्पिरिन के साथ साथ मोलनुपिराविर, अगर उनको फीवर है
हाई ग्रेड फीवर है और उनकी उम्र 40-45 से ऊपर है तो देना चाहिए। गुड। एक बात तो आपने बहुत ही स्पष्ट करी है कि इस दौर में वो जो पहला दौर था या दूसरा दौर था उसमें और इसमें अब हार्ट अटैक का जो मसला है वो उस तरह का तो नहीं है, तो ठीक है। लेकिन उसका रीजन ऐसा नहीं है वायरस हार्ट अटैक कर रहा है, लेकिन हम लोग सीख चुके हैं तो हर पेशेंट को हम लोग डी डायमर टेस्ट कराते हैं। पहले डी डायमर टेस्ट नहीं हो रहा था, अब डी डायमर टेस्ट से खून कितना गाढ़ा है, कितना ज्यादा हाइपर कोगुलेबिलिटी है वो पता लग जाती है। नाउ वी हैव लर्न फ्रॉम वेव 2 दैट हार्ट अटैक विल स्टिल हैपन अगर हम इसको डी डायमर टेस्ट नहीं करेंगे। हम डी डायमर टेस्ट करके, हमारा बेटा डॉक्टर चिन्मय भी काफी केसेस कंसल्टेशन कर रहा है, ओमिक्रॉन में कई पेशेंट को डी डायमर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उसको हम एंटी कोगुलेशन करके हम उस हार्ट अटैक को रोक रहे हैं। क्षति बराबर कर रहा है, बट वी आर नाउ मोर वाइज एंड मोर इंटेलिजेंट एंड मोर लर्नेड एंड मोर एजुकेटेड बाय द प्रीवियस वेव्स, सो वी आर एबल टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स एज कंपेयर टू वेव 1 एंड वेव 2। गुड। तो अभी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर जो वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में कई तरह की बातें हैं कि वो नए वेरिएंट को लेकर कारगर नहीं है या है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन वेरिएंट स्पेसिफिक जो ये जो नई जो आ रही है वैक्सीन, इसको लेकर क्या आप कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जितनी भी वैक्सीन आई हैं वो 70 से 80% एफिकेसी है। मैंने अभी न्यूज एक्स पे बोला था कि फाइजर और मॉडर्ना 90% एफिकेसी थी फॉर वेव 1 का जो वायरस था, और डेल्टा वेव के बाद हम लोग जब उसके पहले वैक्सीन आ गई थी, वैक्सीन आई थी 16 जनवरी को भारत में, उसके पहले अमेरिका में और यूरोप में वैक्सीन आ गई थी एंड ऑफ 2020 में। तो उस समय डेल्टा वायरस नहीं था। अब डेल्टा वायरस इज द सेम कोविड वायरस जिसमें म्यूटेशन हो गया है। ओमिक्रॉन में बहुत ज्यादा म्यूटेशन हुआ है, 32 जगह स्पाइक प्रोटीन से। जितनी भी वैक्सीन बनी है वो स्पाइक प्रोटीन रिलेटेड ही वैक्सीन है। अब स्पाइक प्रोटीन रिलेटेड वैक्सीन है, अगर 32 जगह म्यूटेशन हुआ है तो इम्यून एस्केप होने के चांसेस स्वाभाविक है। दिस इज नेचुरल दैट वो इम्यूनिटी को भेज जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन वहीं पे हुआ है जिस स्पाइक प्रोटीन को लेके हमने वैक्सीन बनाई। तो अब इसीलिए, लेकिन फिर भी, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहूंगा कि वायरस के ऊपर करीब 1700 स्पाइक प्रोटीन होती है, 1700। तो 32 जगह म्यूटेशन डज नॉट मीन कि वैक्सीन विल बी कंप्लीटली यूजलेस। वैक्सीन इज यूजफुल, लेकिन इम्यून एस्केप हो रहा है और साथ साथ 6 महीने से ज्यादा लोगों को हो चुका है तो इम्यूनिटी की पावर कम हो जाती है। इसीलिए बूस्टर का प्राविधान आया है। बूस्टर 9 महीने का भारत सरकार ने दिया है। मैं भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसको 6 महीना कर देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर पूरी वैक्सीन का काम करती है और 6 महीने के बाद वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाती है, एंटीबॉडीज का लेवल काफी कम हो जाता है। कुछ कंपनी, एक नई कंपनी जिनोवा कंपनी आई है जिन्होंने ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन बनाने का दावा किया है, उसका भी डीसीजीआई ने अप्रूवल नहीं दिया है। अभी डेल्टा वायरस का जो वैक्सीनेशन था उसी का फेज 3 ट्रायल नहीं हुआ है। डेल्टा वायरस के अगेंस्ट तो वैक्सीन जो भी आई थी, हमने कहा फरवरी जो 2020 के एंड में आ गई थी, तभी तो जनवरी में इंडिया में लॉन्च हो गई 2021 में। तो जो वैक्सीन आई थी वो इनिशियल वायरस वाले की आई थी, वायरस के म्यूटेशन वेरिएंट की आई थी। डेल्टा का जो फेज 3 ट्रायल है पूरा हो चुका है, फेज 3 ट्रायल शुरू हो रहा है, लेकिन इसके पहले हम वैक्सीन बनाते हैं, म्यूटेशन हो जाता है। प्रॉब्लम आती है कि वैक्सीन बनती है किसी एक वायरस के वेरिएंट के लिए और तब तक म्यूटेट हो जाता है, दूसरा आ जाता है। तो अब ओमिक्रॉन स्पेसिफिक अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो हो सकता है अप्रैल मई में कोई और म्यूटेशन आ जाए, लेकिन वैक्सीन की एफिकेसी थोड़ी कम जरूर होती है, खत्म नहीं होती। अगर हम बूस्टर लेते रहेंगे तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बनी रहेगी। ऐसा आएगा समय जब ये एंडेमिक हो जाएगा 1 साल के अंदर, तो हमको हर 6 महीने पे एक कोविड की वैक्सीन एज ए मैंडेटरी लेना चाहिए और इससे पेशेंट का जान बचने में काफी राहत रहेगी। तो एक अगली बार में आपको मैं और डिटेल बताऊंगा रिगार्डिंग ऑल वैक्सीनेशन, mRNA, DNA। तो अभी समय कम है, तो अगले प्रोग्राम में हम आपको डिटेल में रिगार्डिंग किस तरह वैक्सीन बनाई जाती है, कौन कौन सी वैक्सीन ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बनाना चाह रहे हैं, कौन कौन सी बनेंगी, कितने ट्रायल होते हैं, फेज 1 ट्रायल में क्या होता है, फेज 2 ट्रायल में क्या होता है, फेज 3 ट्रायल में क्या होता है, ये सारी बातों और जानकारी मैं अगले प्रोग्राम में दूंगा। वेरी गुड। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने बताया। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोई ऐसी सलाह इस वक्त आम आदमी को देना चाहें तो वो जरूर दे दीजिए, फिर हम। भारत की 137 करोड़ की आबादी में अभी हम लोग 150 करोड़ के आसपास वैक्सीन दे चुके हैं और कुछ लोगों को अभी 95% लोगों को
सिंगल डोज लगी है और 65 to 70% लोगों को डबल डोज लगी है। मैं यही कहूंगा कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको जल्दी से जल्दी बूस्टर, अगर बूस्टर आ गया है लगाएं, और दूसरी बात जिनके सेकंड वैक्सीनेशन अभी है पेंडिंग है तो उसको जल्दी जल्दी लगाएं। वैक्सीन हेजिटेंसी करने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं उसको हम लोग दवा से ठीक कर लेते हैं। वैक्सीनेशन एंड मास्क आर द ओनली टू थिंग्स which will actually help the population to get rid of this deadly COVID-19. वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक जी गुप्ता। क्या सलाह दी है, किस तरह की बातें बताई, आपने सब सुनी है, जानी है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम वैक्सीन को लेकर भी डॉक्टर साहब से जानेंगे कि किस तरह की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्कार, आभार आपका, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का मुख्य कार्यक्रम। अब हमेशा की तरह चलते चलते में हम आपको वो जानकारी दे रहे हैं जिसकी चर्चा आगामी दिनों में होने वाली है, और ये चर्चा बहुत ही सुखद चर्चा है देश की सुरक्षा को लेकर। देश की सुरक्षा तंत्र में जिस तरह का एक सुखद बदलाव आने वाला है वो जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं, और ये सुरक्षा तंत्र के हमारे इस मजबूत होते हुए पूरे के पूरे फेनोमेनन को और मजबूती देगी ये रशिया की S-400 जो टेक्निक है, जो एंटी मिसाइल टेक्निक है, ये अब इस साल अप्रैल से अपना काम करना शुरू कर देगी। चाइना और पाकिस्तान जिस तरह से हमें दोनों तरफ से चिंता में डाले हुए हैं, आए दिन कोई ना कोई बॉर्डर्स पे खटका रहता है, इन सारी आशंकाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत के इस रक्षा तंत्र ने अब इतनी मजबूती ले ली है कि अब इन दोनों देशों की नींदें उड़ी हुई हैं। S-400 की ये जो तैनाती है, ये पहली यूनिट की, पहली रेजिमेंट की तैनाती अप्रैल में हो जाएगी, और इसी साल के अंत तक आते आते बाकी जो 4 रेजिमेंट्स और हैं, 4 रेजिमेंट्स, यानी टोटल 5 रेजिमेंट्स हम S-400 की एंटी मिसाइल टेक्निक की जो तैनात कर रहे हैं हमारी सीमाओं के ऊपर, ये काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। और अब हमें चाइना और पाकिस्तान की तरफ से ये जो कुत्सित प्रयास हैं और आए दिन जो मिसाइल्स का खतरा बताया जाता है, इससे हम पूरी तरह से अब चाक-चौबंद हो जाएंगे। और ये मिसाइल टेक्निक जो है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी मिसाइल टेक्निक मानी जाती है। S-400 इसकी 5 रेजिमेंट्स हमने रशिया से खरीदी हैं। 2019 में जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तो भारत सरकार ने, भारत की रक्षा विभाग ने 40,000 करोड़ रुपए की लागत से ये रेजिमेंट्स रशिया से खरीदी हैं, और इनकी पहली खेप भारत में आ चुकी है। उसका इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, और बताया जा रहा है कि अप्रैल में इसका पहली रेजिमेंट का इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा। तो यह था आज का हमारा कार्यक्रम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।